हेलो गाइस, आज हम दक्षिण अमेरिका के पार्ट 2 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जहां हम आपको बताएंगे दक्षिण अमेरिका की वनस्पतियों के बारे में, झीलों के बारे में, पर्वत पठार नदियों के बारे में, महत्वपूर्ण शहरों के बारे में। तो इन सब बारे में जानकारी हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें इसका जो पार्ट हम अपलोड किए, पार्ट 1 अपलोड किए, तो पार्ट 1 में क्या बताए हम, वहाँ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताए, वहाँ झीलों के बारे में बताए, वहाँ कुछ स्टेट के बारे में बताए, जल संधियों के बारे में बताया, या फिर कुछ डेजर्ट्स के बारे में बताया। तो उस वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बता दें कि आपको हमने उत्तरी अमेरिका पे भी वीडियो बनाया है। बेसिक्स ऑफ मैपिंग वाला जो वीडियो है उसको भी आप जाके जरूर देखें। अगर आप उसको देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो उसको आप जाके एक बार देख लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। फिलहाल हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में, दक्षिण अमेरिका की मैपिंग के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जोग्राफी या फिर फिजिकल जोग्राफी, पॉलिटिकल जोग्राफी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं। दरअसल दोस्तों, हम पिछले वीडियो में सब बताए कि ये रॉकी माउंटेन, मैगलन स्ट्रेट यहाँ पर बताए, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, यहाँ हम ये विषुवत रेखा के बारे में बताए, कितने देश अवस्थित हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के बारे में बताए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करें हम, तो आइए आज कुछ और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप देख रहे होंगे एक पेटागोनिया का पठार। तो पेटागोनिया का पठार क्या है? तो पेटागोनिया का पठार दरअसल दोस्तों एक वृष्ट छाया प्रदेश है। अब वृष्ट छाया प्रदेश के बारे में थोड़ी अच्छी चीज़ आपको बता दें कि जिधर जैसे पर्वत होते हैं, आप कोई भी पर्वत देखते होंगे, तो जिधर से मानसून आती है तो उधर तो बारिश खूब ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे मानसून को पहाड़ के उस पार जाना होता है, तो पहाड़ के उस पार न जाके पूरा ऊंचाई पर चढ़ के ज़्यादा ठंडा होता जाता है, तो वहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो पहाड़ के उस पार या तो हवाएं निकल नहीं पाती हैं, या फिर निकलती हैं तो वो उनका बारिश का जो वो रहता है वो ख़त्म हो चुका रहता है। तो जो उस पार क्षेत्र होते हैं, पहाड़ के दूसरी तरफ क्षेत्र होते हैं, तो उसको वृष्ट छाया प्रदेश कहा जाता है। तो जो पेटागोनिया का पठार है, पेटागोनिया डेजर्ट, तो ये क्या है, वृष्ट छाया प्रदेश में अवस्थित है। तो यहाँ पर क्या है कि जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए भेड़ पालन किया जाता है। तो भेड़ पालन से कुछ रोजगार की भी वृद्धि हो जाती है, और मांस प्रसंस्करण उद्योग, खाने पीने के लिए भी जुगाड़ हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, पंपास, ये क्या है, अर्जेंटीना और उरुग्वे का एरिया है। यहाँ क्या है कि ये वाला जो एरिया जो हमने अभी ब्रैकेट बनाया, इधर रोजेरियो से लेके बाहिया ब्लांका तक, तो बाहिया ब्लांका तक दोस्तों क्या है, ये बाहिया ब्लांका की खाड़ी है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये गेहूं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है बाहिया ब्लांका तक। तो रोजेरियो से लेके बाहिया ब्लांका तक एक तरह से अर्ध चंद्राकार क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होता है गेहूँ का। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो गेहूं का प्रोडक्शन, जहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन नहीं होता है वहाँ फिर से पशुपालन होता है, या फिर मांस प्रसंस्करण का उद्योग, फूड ये प्रोसेसिंग उद्योग है। तो जब खाने के लिए देखिए, या तो अनाज होता है या फिर मांस होता है, तो लोग पशुपालन से ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, दूध, दही, घी, मक्खन या फिर मांस, इस सबका प्रोडक्शन करके अपना जीवन यापन करते हैं। और आपको और बता दें, पंपास एरिया में ही अल्फा अल्फा घास की खेती की जाती है। और यहाँ पर देखिए ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो, ये क्या है कि गेहूं के निर्यात के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ब्यूनस आयर्स है और ये मोंटेवीडियो है। तो मोंटेवीडियो तो इसमें पॉलिटिकल में दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये देखिए मोंटेवीडियो यहाँ पर और ब्यूनस आयर्स, तो ये दोनों गेहूं के निर्यात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्बर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। मोंटेवीडियो के बारे में बता देंगे, ये उरुग्वे के अंतर्गत आता है, और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के अंतर्गत, और अर्जेंटीना की कैपिटल भी है। चलिए अब थोड़ा और बगल होकर देखते हैं यहीं पर क्या है। अब जब आगे बढ़ेंगे, अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया, फिर से हम चलते हैं फिजिकल में। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो एरिया आपको दिख रही है, ग्रैंड चाको, तो यहाँ पर क्या है कि अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया, इन तीनों में जो मिश्रित वनस्पति है उसको ग्रैंड चाको कहा जाता है। और चाको एक पुर्तगाली शब्द है, इसका मतलब क्या होता है कि हंटिंग लैंड, मतलब कि आखेट। एक तरह से मान लीजिए कि पहले जनजातीय जीवन था, शिकार करके जीवन यापन करते थे, लेकिन बाद में फिर यहाँ पशुपालन करने लगे, और जीवन यापन का साधन पशुपालन को बना लिया। पशुपालन से पहले ही बता दिया आपको, दूध, दही, घी, मक्खन और मांस या फिर ऊन, ये सब इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जीवन यापन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि मातो ग्रासो का पठार, तो मातो ग्रासो प्लेटू, तो मातो ग्रासो प्लेटू में क्या है कि ब्राज़ील और बोलीविया के महाद्वीपीय पठार हैं ये। इसमें एक देख रहे होंगे ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड का पूरा इस एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रभाव रहता है। ये पूरा हाईलैंड एरिया है। फिर थोड़ा अब ब्राज़ीलियन हाईलैंड से नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ गुयाना हाईलैंड है, तो ये हाईलैंड वाली एरिया है। हाईलैंड मतलब कि उच्च भूमि है, जैसे अपने यहाँ दिल्ली हाईलैंड एरिया के अंतर्गत आती है, तो वैसे ये भी हाईलैंड एरिया है। हालांकि दिल्ली की ऊंचाई उतनी ज़्यादा नहीं, जितनी ऊंचाई यहाँ पर ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड की, दिल्ली की उतनी ऊंचाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलीविया जो उच्च भूमि है, ये क्या है कि ये प्राचीन चट्टान से निर्मित है, और यहाँ यहाँ पठार, खनिज संसाधन, ये सब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं।
और यहीं पे इताबीरा आपको दिख रहा होगा, एक दिखाते हैं आपको हम पॉलिटिकल में। यहाँ पॉलिटिकल में देखेंगे इताबीरा। पहले तो आप ये कैंपोस है और बेलो होरिजेंटो देख रहे हैं, और इसी के पास इताबीरा ही है। शायद इसमें डिनोट नहीं है, ये हमने लिखा हुआ है अलग से, तो यहाँ पर इताबीरा है बेलो होरिजेंटो के पास में। तो इताबीरा में क्या है कि लॉ अयस्क के खनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। और ब्राज़ीलियन हाईलैंड में, ब्राज़ीलियन हाईलैंड से एक चीज़ और बता दें, साओ फ्रांसिस्को रिवर, इधर से पराना रिवर, और इसको थोड़ा जूम करते हैं, इधर से टोकांटिस रिवर। तो ये सब रिवर क्या है कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। उनको याद रखना है कि कौन जाके मतलब कि कौन साउथ की दिशा में बहती है, कौन नॉर्थ में बहती है, या फिर ये सब चीज़ें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्राज़ील का जो ये वाला एरिया है, पूरा ये एरिया, ये कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कॉफ़ी का प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे साओ पाउलो, सैंटोस, पहले साओ पाउलो में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता था, तो यहाँ के भार को कम करने के लिए सैंटोस, ये देख रहे हैं, सैंटोस को अलग से कॉफ़ी पोर्ट ही बना दिया गया, मतलब कॉफ़ी का बंदरगाह अलग से बना दिया गया। और ये साओ पाउलो से कॉफ़ी तक एक रेल चलाई गई, जिसको कि कॉफ़ी रेल के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कॉफ़ी रेल कहाँ से कहाँ चलती है, किसके किसके बीच में चलती है, तो आपको बताना है साओ पाउलो और सैंटोस के बीच में चलती है। और एक चीज़ और है कि कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं फजेंडा, कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। तो ये भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम्स में ये सब पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे साओ पाउलो के बारे में आपको बता दिए हम। तो साओ पाउलो ब्राज़ील की इकोनॉमिक कैपिटल है, मतलब कि यहाँ कॉफ़ी की वजह से इसको इकोनॉमिक कैपिटल घोषित किया गया। और यहाँ रेडीमेड वस्त्र उद्योग, इन सब का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। मैनचेस्टर भी कहा जाता है ब्राज़ील का साओ पाउलो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा गुयाना उच्च भूमि दिखाते हैं आपको हम इधर। ये देख रहे हैं, ये गुयाना है, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। अब हम आपको फिजिकल में दिखाते हैं इनकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है। यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं गुयाना हाईलैंड, पूरा गुयाना हाईलैंड एरिया है। अब गुयाना हाईलैंड में आप देखेंगे इसका विस्तार वेनेजुएला से लेकर सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और दक्षिण ब्राज़ील तक है। मतलब कि ये वाली पूरी एरिया गुयाना हाईलैंड के अंतर्गत आती है, जिसमें कि 3-4 देश हैं, इनका आप नाम याद कर लीजिए। और गुयाना हाईलैंड में ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है कि एंजल फॉल अवस्थित है। अब एंजल फॉल किस नदी में बना हुआ है, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर इसको हम क्वेश्चन वाली जो सीरीज चलाएंगे, क्वेश्चन वाला जो लेक्चर लेंगे, तो उस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि एंजल फॉल किस नदी पर है। चलिए, अब यहीं पर गुयाना हाईलैंड से एक ओरेनिको नदी निकलती है। यहाँ पर देख रहे होंगे ओरेनिको लोलैंड्स या फिर ओरेनिको रिवर भी है ये, और यहाँ पे जाकर डेल्टा ऑफ ओरेनिको इस तरह से आके बनाती है। तो ये भी वेनेजुएला के लिए जो खनिज भंडार है, वहाँ पे जो खनिज तेल है, इस नदी के बेसिन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वेनेजुएला की पूरी जो इकोनॉमी चल रही है तेल पे ही चल रही है। एक बार तो इकोनॉमी वेनेजुएला ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन होने की वजह से वहाँ पैसे इतने ज़्यादा हो गए कि उसने सारे टैक्स को लोगों को माफ़ कर दिया, सारी चीज़ों को लोगों को मुफ्त में देना शुरू कर दिया। तो निर्यात का एक घाटा ये भी है कि उनके यहाँ की करेंसी का रेट बहुत बढ़ जाता है, तो उनके यहाँ आयात बहुत महंगा हो जाता है। तो इस वजह से धीरे धीरे ये वेनेजुएला की कंडीशंस गिरने लगी, दिवालिया होने कंडीशंस पे आ गया। हालांकि आप हमारी इकोनॉमी के सीरीज़ को देखेंगे तो वहाँ ये सब समझ जाएंगे कैसे कि रुपए का रेट बढ़ता है, डॉलर का रेट घटता है, या फिर कैसे इकोनॉमी बूस्ट होती है, डच डिजीज़ क्या है, ये सब तो वहाँ आप जाके फैक्ट जान जाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो वेनेजुएला के बारे में बताया आपको। अब वेनेजुएला में यहाँ आप देख रहे होंगे कि लानोस, तो जो विषुवत घास के प्रदेश होते हैं वेनेजुएला के एरिया में, उसको लानोस कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपको हम और बता दें कि ये नॉर्थ अटलांटिक का एरिया है, और इधर ये नॉर्थ पैसिफिक का एरिया है, इधर कैरिबियन सी है। अभी ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इनके बारे में भी हम बताएंगे आपको, तो धैर्य से आप पूरे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए, वेनेजुएला के खनिज तेल के बारे में आपको बता दिए। अब यहाँ पर एक मराकाइबो लेक दिख रही है आपको, ये लेक मराकाइबो। तो लेक मराकाइबो क्या है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेरू और एंडीज पर्वत की निकलने वाली एक अमेजॉन नदी, ये देख रहे हैं आप अमेजॉन नदी। अमेजॉन एक मान लीजिए कि ऑनलाइन मार्केटिंग एप्लीकेशन भी है, मार्केटिंग कंपनी भी है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, ई कॉमर्स कंपनी भी है अमेजॉन। तो अमेजॉन रिवर जो है पेरू से निकलती है, पेरू से एंडीज पर्वत से निकलती है। तो ये देखिए, इधर से निग्रो नदी एक बड़ी नदी है इसकी, इधर से मडीरा नदी है, जो कि ये सब सहायक नदियाँ हैं। और जहाँ पे निग्रो नदी अमेजॉन से मिलती है वहाँ पे मानोस है। अभी आपको दिखाएंगे फिजिकल में, पॉलिटिकल में, तो समझ जाएंगे आप। तो मडीरा नदी है, बता देते हैं फिर दिखा देंगे तो आप जान जाएंगे।
और विश्व की, ब्राज़ील के अमेजॉन के बारे में बता दें कि अमेजॉन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और अपवाह क्षेत्र के बारे में, मतलब बेसिन के बारे में, पानी के मामले में पहले नंबर पर है। सबसे लंबी नदी नील नदी है। अब मरीरा के बारे में बता दें, मरीरा अमेजॉन की सहायक नदी है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है। और यहाँ पर रबर, मतलब कि जो ये सिलवास तो देख ही रहे हैं कि इस क्षेत्र को सिलवास कहा जाता है, मरीरा बह रही है, अमेजॉन है इधर, तो इनको सिलवास कहा जाता है। और इस एरिया में, अमेजॉन वाले एरिया में रबर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और अमेजॉन का एरिया इतना घना है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट या फिर ये अमेजॉन के जो वन है उनका दोहन करना बहुत मुश्किल होता है। कभी अमेजॉन आप गूगल पे सर्च करके देखिए तो किस तरह से एकदम घने जंगल हैं, कभी हम आपको मैप में भी दिखाएंगे। तो अमेजॉन का एरिया बहुत सघन है, तो वहाँ पे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन या फिर एक तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है सघनता की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानोस भी रबर के संग्रहण का एक इंपॉर्टेंट केंद्र है। ये संगम पर जो है मानोस है, इसको हम पॉलिटिकल खोल लेते हैं तो आपको समझ में आ ही जाए चीज़ें। देखिए यहाँ पर ये आप मानोस देख रहे हैं, तो मानोस क्या है कि निग्रो और अमेजॉन का संगम पॉइंट है, मतलब कि यहीं पे आके निग्रो मिलती है। अब एक निग्रो नीचे यहाँ भी है, आपको दिखाते हैं अर्जेंटीना में, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों निग्रो अलग अलग हैं। जब पूछेगा जिसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में आपको जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। और जब सघनता बहुत ज़्यादा है या फिर कह लीजिए मोबिलाइजेशन बहुत कम है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है, ट्रांसपोर्ट का विकास नहीं हुआ है, तो इनका आर्थिक विकास भी नहीं हो पाया है इसी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ आते हैं सेल्वाडोर। अब ब्राज़ील पे आते हैं, थोड़ा देखते हैं हम। यहाँ आप देख रहे होंगे सेल्वाडोर, ये ब्राज़ील की प्राचीनतम राजधानी है। इसके बाद फिर रियो डी जेनेरियो को राजधानी बनाया गया। अब उसके बाद लास्ट में ब्राजीलिया को राजधानी बनाया गया। तो ये राजधानी बनाने का क्रम भी समझ लीजिए। तो अब राजधानी बनाने के रूप में मैटर क्या है कि जो रियो डी जेनेरियो है वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ब्राज़ील की, और यहीं पे साओ फ्रांसिस्को नदी का अपवाह क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर देखिए कि जनसंख्या है और साओ फ्रांसिस्को नदी का अपवाह क्षेत्र भी है। और रियो डी जेनेरियो के ब्राज़ीलिया को प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित किया गया। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये साओ फ्रांसिस्को नदी है इधर से, और ये साओ फ्रांसिस्को इधर से होते हुए ऐसे गिरती है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरियो, अभी आपको क्वेश्चन वाली सीरीज हम दिखाएंगे, तो वहाँ आपको बताएंगे साओ फ्रांसिस्को नदी का उद्गम क्या है और बेसिन क्या है, मतलब कहाँ जाके गिरती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो रियो डी जेनेरियो है ये शहर के रूप में विकसित किया गया, ब्राज़ील में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, और इसका संबंध साओ फ्रांसिस्को नदी से है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की प्रशासनिक राजधानी है, ये आपको बता ही दिए हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप हमारी क्वेश्चन वाली सीरीज जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो पॉइंट है, टिप पॉइंट है कि कौन सी नदी कहाँ निकलती है, कहाँ गिरती है, कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं, कौन सी झील के किनारे कितने कितने शहर हैं, कौन सी झील विषुवत रेखा पे है, विषुवत रेखा को नॉर्थ में है, साउथ में है, सारी चीज़ों को हम अपने क्वेश्चन वाली सीरीज में बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि उरुग्वे और अर्जेंटीना के पास चलते हैं हम। यहाँ पर तो एक दिख रहा है कि रियो डी प्लाटा। तो रियो डी प्लाटा क्या है कि एक ज्वार नदमुखी क्षेत्र है। ज्वार नदमुख क्या होता है, जहाँ पे नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, मतलब कि जहाँ नदियाँ एक तरह से मान लीजिए पर्वत से गिरती हैं या फिर स्पीड से गिरती हैं, तो वो मुहाने पे अपने इकट्ठा नहीं कर पाती, लेके गाद या फिर जो भी कीचड़ होता है या फिर जो मटेरियल पत्थर या बालू काट के ले आती हैं, तो डेल्टा नहीं बनाती हैं, सीधे ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो यहाँ पर पराना नदी, पराना एक इंपॉर्टेंट नदी है। पराना नदी के बारे में आपको बता दें कि पराना की आपको देखना है कौन कौन सी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। यहाँ आप देखिए बरमेजो नदी, इधर से सलेडो, और इधर पराग्वे नदी आ रही है, और पराना नदी इधर से आ रही है। तो पराना, इधर उरुग्वे, बरमेजो, सलेडो, और इन सब नदियों को आपको देखना है कौन सी नदियाँ पराना के लेफ्ट साइड से मिल रही हैं, कौन सी नदियाँ पराना के राइट साइड से मिल रही हैं, और कौन सी सब्सिडरी नदियाँ हैं। तो इन नदियों के बारे में आपको जान के रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से नदियों के क्रम के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। अब पराना का मुहाना ये बता ही दिया, रियो डी प्लाटा के एरिया में है। पराना दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहली बड़ी नदी कौन सी है, अमेजॉन है। पराग्वे, पराना, ये सब इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो उसकी सहायक नदियाँ हैं। पराग्वे सहायक नदी है। अब पराग्वे नदी के किनारे यहाँ देखिए असुंसियन, ये असुंसियन जो है पराग्वे नदी के किनारे है। तो ये असुंसियन पराग्वे की राजधानी भी है, ये भी आपको जान के रखना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इंडीज पर्वत से देख रहे हैं कोलोराडो, नीग्रो अभी आपको हम दिखाए थे मैप में। यहाँ देखिए कोलोराडो, नीग्रो, ये सब नदियाँ हैं। तो इन सब का निकास बाहिया ब्लांका की खाड़ी में होता है। बाहिया ब्लांका भी आपको बताया कि रोजेरियो से लेकर बाहिया ब्लांका तक ये अर्धचंद्राकार क्षेत्र गेहूं के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीग्रो नदी का विकास कहाँ होता है, सैन मैटियास की खाड़ी में।
तो यहाँ आप सैन मैटियास देख सकते हैं। अगर इसमें नहीं दिख रहा होगा तो अभी हम उसको आपको फिजिकल वाले में दिखा देते हैं। यहाँ दिख रहा है गल्फ ऑफ सैन मैटियास। तो यहाँ पर निग्रो नदी गिरती है बाहिया ब्लांका में, कोलोराडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट इसमें नहीं दिख रहा है जिसको हम आपको फिजिकल में दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये वाल्देस पेनिनसुला जो है ये वाला, तो वाल्देस पेनिनसुला के बारे में बता दें कि दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है। वैसे विश्व का सबसे नीचा स्थान बैकाल झील को माना जाता है कि वहाँ पर है। तो दक्षिण अमेरिका के बारे में आप जान के रखिए कि वाल्देस पेनिनसुला इसका सबसे नीचा स्थान है, और है कहाँ, अर्जेंटीना में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई। यहाँ आप देखिए कैंपोस, ये जो कोरेडोस कटिंगा है इसको भी आप जान के रखिए। सीरा डी मरेजो, इसको भी आप जान के रखिए। तो ये हम आपको मैप पढ़ने का एक तरीका बताए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अमेज़न का एरियल व्यू दिया गया है। तो अभी आपको बता रहे थे कि अमेज़न कितना सघन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अमेज़न का एरिया कितना ज़्यादा सघन है, कितना डेंस है। आप देख रहे हैं कहीं भी आपको धरातल नहीं दिखे, कहीं भी ज़मीन नहीं दिखेगी। जब ज़मीन नहीं दिखेगी तो वहाँ रोशनी भी नहीं जा सकती है। तो रोशनी इतना ज़्यादा सघन होने की जगह ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल विकास नहीं हो पाया। तो इसी वजह से ये क्षेत्र पिछड़ा भी रह गया एक हद तक। रबर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसको भी आप फैक्ट को याद करके रखिए। थोड़ा और हम आपको जानकारी देते हैं, अभी यहाँ पर दिखाते हैं। अब देखिए, ये वेनेजुएला का एरिया है, ये साउथ अमेरिका का एरिया है, इधर नॉर्थ अमेरिका, ये कैरिबियन सी, और ये कुछ आइलैंड्स हैं। ये वाला आइलैंड बारबाडोस कहा जाता है इसको। तो इनका आप क्रम याद करके रखिए, कौन सा आइलैंड किस क्रम में आता है। तो कई कई एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है, कैरिबियन सी। और इसके बारे में, इस पूरी एरिया के बारे में हम कि ये कौन सा पैसेज है या फिर कौन किसको अलग करता है, इस पैसेज को क्या कहा जाता है, सारा हम उत्तरी अमेरिका के मैप में बताएं हैं। तो उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाए हैं। उत्तरी अमेरिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर देख चुके होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये मैप हो गया। ये एक तरह से गूगल मैप है, इसको भी आप देख लीजिए किस तरह से गूगल पे दिखता है दक्षिण अमेरिका। और ये साउथ मोस्ट एरिया है दक्षिण अमेरिका की, सबसे दक्षिणी सुदूरतम दक्षिणी एरिया है। तो ये सब कुछ देश हैं जो कि क्लियर पिक्चर है कितने देश हैं, कैसे देश हैं। तो इनको आप कट पेस्ट वाले मैप पे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्लोब पर इस तरह से दिखता है पूरी एरिया, इसको कहाँ क्या कैसे है। इधर पैसिफिक है, मतलब प्रशांत है, इधर प्रशांत महासागर, और इधर अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है। साउथ में यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक फाकलैंड एरिया है, फाकलैंड आइलैंड है। तो इस पर यूके का कब्जा है। कई बार अर्जेंटीना इस पर भी दावा करता है, जिसकी लड़ाई चल रही है। देखते हैं जो मुकदमा जीतेगा उसको मिल जाएगा, इसका झगड़ा विवाद चल रहा है। और इधर ये पनामा है, पनामा ये मध्य अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ रहा है। ये भी आपको फैक्ट याद करना है। कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा देश मध्य अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से या फिर उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है, तो आपको पनामा नाम देना है। पनामा नहर भी है यहाँ पर, लेक गुटन भी है, तो जिसको हम उत्तरी अमेरिका वाले में पूरा डिटेल से पढ़ाए हुए हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था कुछ मैप से रिलेटेड जानकारी। अब हम यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, 1, 2, 3 जैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप इनके जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर हम जो भी पढ़ाते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्मार्ट प्रेप विद मी। इस नाम से आप, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से इसका टेलीग्राम चैनल भी है। तो उसको भी चेक करके वहाँ हम PDF अपलोड करते हैं, डेली क्विज अपलोड करते हैं। और हमने एक और इनिशिएटिव लिया है कि हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे, जिसको क्विज के फॉर्म में अपलोड करेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। हमने अभी पॉलिटी के हम अपलोड कर रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी इसी वीडियो के। तो आप पॉलिटी के भी जाके पिछले 29 सालों के हमने क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया है, तो क्विज फॉर्म में अपलोड किया है। तो आप जाके उनको भी चेक कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। और ये जो पढ़ा रहे हैं, जो PDF है, इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे, वहाँ से आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उत्तरी अमेरिका में भी क्वेश्चन कराया था, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो उनकी भी PDF हम अपलोड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसको भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घंटी के बटन को जरूर दबाइए, जिससे हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करें, नए नए वीडियो अपलोड करें, नए नए अपडेट्स डालें, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम पूरे वर्ल्ड मैपिंग कराएंगे, ज्योग्राफी को पूरा मैप से आपको समझाएंगे, एकदम डिटेल में समझाएंगे, आराम से समझाएंगे, धैर्य के साथ समझाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। मैपिंग में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे वर्ल्ड की मैपिंग आपको क्लियर हो जाएगी। हम अफ्रीका की भी मैपिंग कराएंगे, यूरोप की मैपिंग कराएंगे, इंडिया, यूरोप, रसिया, सारी मैपिंग एकदम डिटेल में हम कराएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अब आप इंतजार करिए, जैसे हम इसकी क्वेश्चन सीरीज अपलोड करेंगे तो आप इसको पढ़िए, कट पेस्ट मैप पे प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवाइज करिए और हमारी क्वेश्चन सीरीज में भाग लीजिए। अगर आप कहेंगे तो हम टेलीग्राम पर लाइव क्विज चलाएंगे, आप उसको भी जाकर ज्वाइन करिए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।